सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और कंटिन्यू रखेंगे अब अपने शॉर्ट नोट्स की सीरीज को। और आज अपन चैप्टर करने वाले हैं कवर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के ऊपर मैंने यार कुछ दिनों पहले अपनी पूरी एक लंबी लेक्चर सीरीज भी बनाई थी जो शायद 3 साढ़े 3 घंटे चली थी। उसमें अपन ने पूरा यार यहाँ से एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर करी थी और उसमें मैंने बहुत सारे कम से कम 70 से 80 क्वेश्चंस भी कवर करे थे। तो अगर तुम्हें एकदम ही डिटेल से उसको पढ़ने तो तुम उसको जाके पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट इस वीडियो में अपन केवल केवल उसके फॉर्मूलेज जो जो इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। बस वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करने के साथ यार कमेंट भी कर देना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई बताता है कि हाँ यार आपके भैया आपके नोट्स ने हमारी हेल्प करी या फिर इससे क्वेश्चंस उठ के आए, तो ऐसा सुनने में यार अच्छा लगता है। ठीक। और ये भी मुझे मोटिवेशन, एक मोटिवेशन फैक्टर भी होता है यार कि हाँ यार मतलब अगर जो मैं कर रहा हूँ उससे अगर लोगों की हेल्प हो रही है तो क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है। तो जरूर अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। सो यार इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यार देखो, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे एक पूरा पेज दिख रहा होगा, बट इसमें छोटी छोटी हैंडराइटिंग है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पीडीएफ दे दूंगा तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर अपन फॉर एग्जांपल बोले a11 a12 a13 और यहाँ से अपन के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से मैंने बता रखा था कि जो अपन का पहला एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट अपना बताता है रो को, वहीं पे जो दूसरा है यहाँ से जैसे इसमें 1 है वो अपन का बताता है कॉलम को। अगली बात आ जाती है यहाँ पे बेसिकली माइनर्स। माइनर्स अपन को पता है कोई भी एलिमेंट का एम आई जे क्या होता है, यहाँ से उस रो को और उस कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा m of 21 मतलब ये 21, मतलब मैंने क्या बोला, इस रो और सॉरी इस कॉलम और इस रो को हटा के कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, 1 2 3 4, इसको मैंने इसमें पुट करा और जो मैंने इसकी वैल्यू आएगी वो मेरे पास बेसिकली हो जाएगा माइनर। ठीक है। माइनर किसी का भी हो सकता है, मतलब जैसे इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो डेफिनेटली इसमें 9 माइनर्स आने वाले हैं। अगली बात आती है अपन की यहाँ से कोफैक्टर। कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार यहाँ से ये अपन का मैट्राइसिस में भी काम आने वाला है जब अपन एडजॉइंट और इनवर्स निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है सीखना। कोफैक्टर क्या होता है, एम आई जे इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे। सॉरी, यहाँ से जो कोफैक्टर है यहाँ से मेरे पास यहाँ से सी आई जे होता है, मैं इसको नोट्स में सही कर दूंगा है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं है। ये सी आई जे होता है, सी आई जे इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब आई प्लस जे क्या होगा, जैसे आई प्लस जे अपन को पता है ना, जैसे आई कॉमा जे क्या होता है, रो कॉमा कॉलम। जैसे आई कॉमा जे इसमें कितना हो जाएगा, इसमें अपन का हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 1, तो आई प्लस जे कितना हो जाएगा 3, -1 की पावर 3 इज -1, तो -1 टाइम्स ऑफ इसके लिए। तो जैसे अगर अपन को कोफैक्टर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले अपन को माइनर निकालना पड़ेगा और उसको अपन को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा -1 की पावर में आई प्लस जे। ठीक है। अभी अपन इस पे फोकस नहीं करेंगे कि ये पूरा पूरा कैसे निकलेगा, बट इसको मैंने पूरा समझा रखा है। ठीक है। ये अपन केवल इसमें रिवाइज कर रहे हैं। अगला अपन का आ जाता है बेसिकली ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अपन को पता है यार यहाँ से कि कोई भी अगर अपन के पास डिटर्मिनेंट दिया होता है उसके रोज को अपन कॉलम से इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे ये वाली रो थी, इसको मैंने उठा के ऐसा कर दिया तो अब मेरे पास यहाँ से ये कॉलम बन गया, पहली रो बन गई अब मेरे पास पहला कॉलम, दूसरी रो बन गई मेरे पास दूसरा कॉलम, तीसरी रो बन गई मेरे पास यहाँ से तीसरा कॉलम। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ओके भैया। अगला अपन के थोड़े प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं, जो कि आता है ऐसे मेरे पास ऐसे एडिशन। बस इस एडिशन में तुम लोग को ये दिख रहा होगा कि दो डिटरमिनेंट के एडिशन में मैंने ऐसे इसको कर रखा है, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि मैंने उसको अपने लेक्चर्स में भी बताया था कि इसका बेसिकली अपन बोलते हैं तोड़ने वाली प्रॉपर्टी। मतलब अपन इसको इसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बशर्ते मेरे पास दो रोज या फिर दो कॉलम सेम हो। जैसे इसमें अपन को दिख रहा है दो कॉलम B1 और C1, B1 और C1, B1 और C1 इसमें अपन का सेम है, बस यहाँ से A1 A2 A3 D1 D2 D3 अलग है। तो ये अपन की बेसिकली कंडीशन आ जाती है। यही मैंने लिख रखा है, 2 रोज और 2 कॉलम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ओके। अब अपन थोड़ा देखते हैं डायरेक्ट रिजल्ट्स जो कि जेई मेंस में डायरेक्टली आते हैं। इसको तुम लोग यार खुद भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जेई मेंस में इतने फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, फिर इतनी किताबों में इतने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं कि इसको अगर अपन याद कर लेंगे तो अपना ही फायदा है, अपना ही टाइम बचेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? देखते हैं। ए बी सी बी सी ए सी ए बी, बेसिकली ये साइक्लिक वाले उसमें होते हैं। दिस इज इक्वल टू 1AB 1BC 1CA, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका रिजल्ट होता है बेसिकली माइनस टाइम्स ऑफ A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC। या फिर इसकी आइडेंटिटी अपन ने 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में सीखी थी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इसको अपन आराम से डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास यहाँ से ये दिया हुआ है तो मैं इसको कैसे डिराइव करूंगा, C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C2 से और C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो अपन क्या इसके अराउंड इसको खोल नहीं सकते? ऑफकोर्स खोल सकते हैं। तो मेरे पास बात समझ में आ जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने वापस से गलती कर दी, यहाँ पे -A आना चाहिए था और यहाँ पे A आना चाहिए था। ठीक है। इसको चलो अपन यहीं पे सही कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास यहाँ से ये A आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है?
है ना। तो इसमें अपन का आता था कि इस जो अपना डायगनल है, डायगनल होना चाहिए 0 और इसके डायगनल के अपोजिट वाले एलिमेंट्स होने चाहिए अपोजिट मैग्नीट्यूड के, जैसे -b तो b, -c तो c, -a तो a, तो ये होता है मेरे पास 0। इसके ऊपर यार मेंस में डायरेक्टली सवाल उठ के आ चुके हैं, तो लोग इसको पता असलियत में क्या करते हैं, उनको ये वाला रिजल्ट दिखता ही नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस भी करे और मैंने इसके ऊपर जेईई मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे, ठीक है। तो उनको दिखता ही नहीं है, बट ये एक बेसिकली प्रॉपर्टी है बहुत बेसिक वाली, ठीक है भैया। अगला अपन देखते हैं, अगला रिजल्ट वही उसका एक्सटेंशन है 1a bc 1bca 1cap, जो कि होता है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस है। वापस से अपन यहाँ से रो कॉलम ऑपरेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला इसका एक्सटेंशन 1a क्यूब 1b बी क्यूब 1c सी क्यूब, जो कि होता है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसका अगला वाला एक्सटेंशन 1a स्क्वायर ए क्यूब 1b स्क्वायर बी क्यूब 1c स्क्वायर सी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस सी। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि भैया आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्यों याद करवा रहे हो आप। या डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं ना अपने यहाँ से, जैसे तुम लोग को इंटीग्रेशन में भी पता होगा कि बहुत सारे अपन इंटीग्रेंट डायरेक्टली याद करके ही रखते हैं, ठीक है। वो क्यों याद करके रखते हैं, क्योंकि वो इतना स्टैंडर्डली यूज होता है कि अपन को याद रह जाता है। सिमिलरली ये वाला भी इतना स्टैंडर्ड है कि अपन को उसको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। अगली बात आती है ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स रो वर्सेस कॉलम। यार मल्टीप्लिकेशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी अपने लेक्चर्स के दौरान, जिसको मैंने पूरा डिटेल में बोर्ड में एक्सप्लेन करा, पूरा मतलब बोर्ड व्हाइट बोर्ड से एक्सप्लेन करा है मैंने बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उसको जाके देख सकते हो। जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ये, दूसरा डिटर्मिनेंट है ये, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई वही रो इंटू कॉलम, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ये देखो ये बना पहला एलिमेंट। फिर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आने वाला है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये बनेगा दूसरा एलिमेंट। फिर यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या बनने वाला है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। मैंने यहाँ से ये ट्रिक भी बताई थी ऐसे 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 इसको याद करने की, तो अपन उसको देख भी सकते हैं। अब बात आती है बेसिकली लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल। सबसे पहली बात यहाँ से यार टू वेरिएबल भी आता है और थ्री वेरिएबल, दोनों के ऊपर जेईई मेंस में सवाल पूछे जा चुके हैं। और लीनियर इक्वेशंस ही वो वाला पार्ट है जिसमें फ्रीक्वेंटली जेईई के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। मतलब अगर डिटर्मिनेंट्स में से क्वेश्चन आएगा तो वो यही वाला, मतलब 90% चांस है कि वो इसी सेक्शन से आए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत भूलना, ठीक है भैया। आगे अपन देखते हैं लीनियर इक्वेशन, जो कि 9वीं क्लास में अपन ने पढ़ी थी। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर यूनिक सोल्यूशन चाहिए होता है तो a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। पहली बात, जब भी यहां से लीनियर इक्वेशंस के ऊपर कुछ सवाल आएगा तो वो लोग तुमसे ये कभी नहीं बोलेंगे कि तुम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो, या फिर जब अगर थ्री वेरिएबल के तो z की वैल्यू कैलकुलेट करो। वो केवल पूछेंगे कि भैया इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है या नहीं, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होने वाली है, इसका यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होने वाली है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। आगे नो सोल्यूशन के लिए a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2। अगली अपन की बात आती है इनफाइनाइट सोल्यूशन, a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2। डेफिनेटली यार ये तो होगा ना ऐसे, अगर सबके रेशियोज बराबर हैं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ एक लाइन ऐसी है दूसरी लाइन ऐसी है और यहाँ से ये एक दूसरे के ऊपर है। अब यहाँ से अगर ये एक दूसरे के ऊपर ही है फिर तो ये सेटिस्फाई ही करेंगे ना यहाँ से अपनी हर वैल्यूज को। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है, तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तुम इसको ऐसे समझ लो, जैसे मैं इसको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको अपन ऐसे समझते हैं कि एक इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और अगली इक्वेशन दे रखी है यहाँ से मेरे पास यहाँ से 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब यार अगर अपन कुल मिला के देखें तो ये इक्वेशन यही तो है ना यहाँ से। अब बोलने को दो इक्वेशन दे रखी है बट दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है मतलब दोनों कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है मतलब इसके तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मैं कहीं पे भी पॉइंट रखूंगा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। अब अपन देखते हैं बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात आती है। क्या है वही a1x b1y c1z a2x यहाँ से, और ये तुम लोग देख रहे होगे कि यहाँ पे 0 0 0 लिखा है। इस टाइप के इक्वेशंस को अपन बोलते हैं बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस मतलब इसका मेरे पास यहाँ से RHS में जो अपन के पास कांस्टेंट है वो नहीं रहता है। इसको अपन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। d वही अपन के इसके कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मैंने इसमें पुट कर दिया। कंडीशंस इसमें यहाँ से ये आती है, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर यहाँ से बात आती है यूनिक सोल्यूशन, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन ओनली। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब बेसिकली बोल सकते हैं अपन का, वो तो चलो पूरा अगर एक्सप्लेन करने पे जाऊंगा तो अलग बात है, बट याद रख लो यूनिक सोल्यूशन को अपन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन ओनली, ठीक है। वहीं पे d शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसमें अपन के दो केस आ जाते हैं, एक तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के, मतलब उसके अंदर अपन का आता है ट्रिवियल एज वेल एज नॉन ट्रिवियल। तो जब भी अगर उन्होंने बोल दिया, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया अगर
तुम ये चेक करो कि इसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इस इक्वेशन इस डिटरमिनेंट के पास है या नहीं। कैसे चेक करोगे? उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर लो, अगर वो जीरो है तो हाँ उसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब अपन थोड़ी बात करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें अपन का यहाँ से d1 d2 d3 भी प्रेजेंट होता है। करना कुछ वापस से वही नहीं है, d इज इक्वल टू अपन का जो पुराना वाला डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये अपन ने बना दिया। नया इसमें कुछ अपन के तीन डिटर्मिनेंट्स बनते हैं। कौन से तीन डिटर्मिनेंट्स? सबसे पहला आ जाता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब ये जो d1 d2 d3 है, इसको तुम रिप्लेस कर दो x वाले कोएफिशिएंट से, इसलिए मैंने इसका नाम डेल्टा एक्स रख रखा है, क्योंकि x वाले कोएफिशिएंट को अपन रिप्लेस करते हैं। ये देखो d1 d2 d3 और बाकी जो अपन के हैं बाकी सारे सेम कर रखे हैं मैंने, b1 b2 b3 c1 c2 c3। सिमिलरली तुम देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से डेल्टा y देखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? y वाले कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से, तो मैंने यहाँ से यही तो करा है, d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया और बाकी y आ गया। सिमिलरली डेल्टा z भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जब मैं z वाले कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करूंगा d1 d2 d3 से। क्या ये वाली बात समझ में आई? अगला अपन का आ जाता है, अब अपन की ठीक है अपन ने ये सब कर लिया, बस इसके बाद अपन की हरकत क्या रहती है? हरकत ये रहती है कि इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो देन यूनिक सोल्यूशन। ये तो अपन ने यार ऊपर भी सीखा था ना, यहाँ पे इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सोल्यूशन। तो ये वाली बात तो अपन की सेम ही आ जाती है, बट चेंज क्या होता है? चेंज ये होता है इफ d इज इक्वल टू जीरो देन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू जीरो देन इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अपन को क्या करना है? अगर फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन सब की वैल्यू। किसकी वैल्यू? डेल्टा एक्स की, डेल्टा वाई की, डेल्टा जेड की। अगर ये तीनों जीरो आ गया तो मेरे पास आ गया बेसिकली इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? और वहीं पे दूसरा केस आता है कि इफ d इज इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। वन ऑफ देम इज नॉन जीरो मतलब नो सोल्यूशन। क्या करा? वन ऑफ देम मतलब डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से डेल्टा एक्स जीरो आ गया और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आई, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अगर नॉन जीरो तो अपन के पास यहाँ से मेरे पास आने वाला है नो सोल्यूशन। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, और ठीक है ये वाली बात समझ में आ गई, बट x की क्या वैल्यू होती है? x होता है डेल्टा एक्स बाई डी। डेल्टा एक्स क्या होने वाला है? डेल्टा एक्स ये वाला हो गया, डी ये हो गया। सिमिलरली y कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई बाई डी और z हो जाएगा डेल्टा जेड बाई डी। बट टू बी ऑनेस्ट वो तुमसे कभी भी x, y और z की वैल्यूज नहीं पूछने वाले। क्यों? क्योंकि अगर उसको यही पूछना होता फिर तो यार बच्चे ऑप्शन से ही पुट कर देंगे ना। ऑप्शन मतलब ऑप्शंस में जैसे दे रखा है x इज इक्वल x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 2 कॉमा 4 कॉमा 6, तो बच्चे पुट नहीं कर देंगे अच्छा 2 कॉमा 4 कॉमा 6 इक्वेशन में पुट कर दो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो भाई अपना आंसर है। तो वो लोग इतना आसान कभी नहीं पूछते, वो तुमसे ये बोलेंगे कि कुछ वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन तुमसे दे देंगे और वो बोलेंगे कि भैया इसका अगर इसके पास नो सोल्यूशन है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, या फिर इसके पास अगर ट्रिवियल सोल्यूशन है या फिर इसको कंसिस्टेंट है, अगर ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो तो क्या होना चाहिए। जैसे ये वाली इक्वेशन अपन की जो हो जाएगी वो अपन की हो जाएगी इनकंसिस्टेंट क्योंकि इसके पास नो सोल्यूशन है। ये वाली इक्वेशन अपन की हो जाएगी कंसिस्टेंट, इस वाले केस में भी हो जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग ये होता है, कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन, एटलीस्ट मतलब वन सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है, बट इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई गेस यार ये वाला पीडीएफ की लिंक तो तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी और इसी के साथ अपन का चैप्टर ये ओवर होता है। आई गेस तुम्हें यहाँ से यार काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर समझ में ना भी आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कमेंट बॉक्स में नीचे पोस्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और हाँ वापस से अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए करना क्योंकि यार जेईई मेंस का टाइम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट करो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने में। ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ और ये जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं ये खुद मैंने अपने ऊपर टेस्ट करे, इससे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तुम खुद इसको केवल तुम रिवाइज करने के पर्पज से लेना और आराम से जब तुम एग्जाम के एक दिन पहले या फिर जब भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो उसके एक दिन पहले देखो तो आराम से तुमसे ये बन जाएंगे। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।